प्यारे विद्यार्थियों, आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व भारत भूमि पर एक सभ्यता और संस्कृति फल फूल रही थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन है, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं के समकक्ष गिनती की जाती है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत और पाकिस्तान के विभिन्न स्थलों से प्राप्त किए गए, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस सभ्यता और संस्कृति के अवशेष हड़प्पा नामक क्षेत्र पर निकाले गए, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान स्थित पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया। बाद में माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा भी व्यापक स्तर पे यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया, जहाँ पर एक समुन्नत सभ्यता और संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण अवशेषों की अगर बात करें तो हड़प्पा से विशाल अन्नागार अर्थात अन्न रखने के गोदाम, अनाज रखने के गोदामों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ एक कब्रिस्तान, जिसको R37 नाम दिया गया है, के अवशेष भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मिट्टी की मूर्ति अर्थात हड़प्पावासी पृथ्वी को उपजाऊ की देवी के रूप में शायद पूजा करते थे। इस प्रकार के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ पुरुष धड़ की पाषाण मूर्ति और लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों को लेखन कला के बारे में जानकारी थी। उनकी एक अपनी लिपि थी, जिसको चित्राक्षर लिपि का नाम दे सकते हैं, परंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध स्थित लड़काना ज़िले में स्थित है, यहाँ से भी हड़प्पा के समान ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ की उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राकलदास बनर्जी के निर्देशन में हुआ। और यहाँ पर भी हड़प्पा के समान ही सामग्री अर्थात पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेषों में विशाल स्नानागार अर्थात जलकुंड के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इस विशाल स्नानागार को पक्की ईंटों और बिटुमिन की सहायता से बनाया गया है। साथ ही साथ इस स्नानागार में उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई है और पास में कमरे भी बनाए गए हैं, जो शायद कपड़े बदलने के लिए काम में लिए जाते होंगे। साथ ही साथ उन कक्षों में से एक कक्ष में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शायद वहाँ से स्नान घर या स्नानागार के लिए जलापूर्ति की जाती होगी। साथ ही साथ गंदे पानी को निकालने के लिए एक कोने में नाली भी बनाई गई है, जिसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शायद हड़प्पावासी किन्हीं विशेष अवसरों पे या धार्मिक अवसरों पर यहाँ पर स्नान करते होंगे और इस प्रकार से पवित्र स्नान के लिए शायद इसका उपयोग किया जाता होगा। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से सड़कें जो आपस में समकोण पर काटती है, उनके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी सड़क 9.5 मीटर की है, साथ तथा गलियों की सड़कें 1.80 मीटर चौड़ी है तथा सड़कों के दोनों तरफ आवासों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अर्थात हड़प्पावासी
नगर नियोजन के द्वारा आवास बनाते थे और ये सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, अर्थात ऑक्सफोर्ड पद्धति से बनी हुई थी। साथ ही साथ कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है और जिसको देखकर हम उस समय की मूर्ति कला के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ हड़प्पावासी आभूषण प्रेमी भी थे, जो कि हम उस मूर्ति के ऊपर बने हुए आभूषणों के चित्रों से आसानी से पहचान सकते हैं। आभूषणों का प्रयोग भी वो उस समय करते थे। साथ ही साथ एक योगी या पुरोहित की मूर्ति भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मूर्तिकला के साथ साथ योगी की मूर्ति हमारे को उस समय के वेशभूषा के बारे में भी जानकारी देती है, अर्थात शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने के लिए शॉल या चादर टाइप कपड़े का प्रयोग करते होंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर बेल बूटे आदि का काम भी होता था। साथ ही साथ उस समय के स्त्री और पुरुष शायद बालों को भी संवारने के लिए और शरीर को सजाने के लिए उनका भी प्रयोग करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ अंकित वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है, जिसमें चारों तरफ पशु बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है और इस प्रकार से इसे लगता है शायद वो इन पशुओं का स्वामी है। और चूँकि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं, पशुओं का पति भी कहते हैं, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद वो भगवान शिव की पूजा भी करते थे। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, समकोण पर काटती हुई सड़कें, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, योगी या पुजारी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतनाथ वाली लेख वाली मुद्रा भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बात करें चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में अर्थात सिंध में स्थित है और चन्हूदड़ो से मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, अर्थात वहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनकों का प्रयोग करते थे और उन मनकों को बनाने के कारखाने चन्हूदड़ो में स्थित थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जैसे लिपस्टिक आदि भी चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और लोथल से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है, वो है गोदीबाड़ा का साक्ष्य अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य अर्थात चूँकि लोथल समुद्र तट पर स्थित था और लोथल से विभिन्न देशों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, साथ ही साथ गोदीबाड़ा के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार के ओर इशारा करता है। इसी प्रकार कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यहाँ से जूते हुए खेतों के साक्ष्य, हवन कुंड, अलंकृत ईंटों और बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से काली मिट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है और उन्हीं के आधार पे इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। बेलनाकार मोहरें चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं बनाते थे और फारस की मोहरों से ये समीकृत की जाती है। इनसे तात्पर्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों के साथ भी व्यापार करते थे या अन्य सभ्यताओं के साथ भी इनके संबंध स्थापित थे। इसी प्रकार बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, बनावली से प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और विशेष रूप से मिट्टी के हल का प्रतिरूप अर्थात मिट्टी के हल या खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हल के बारे में ज्ञान था इस ओर इशारा करते हैं और शायद वो लोग हल को बैलों की सहायता से जोतकर चलाकर खेतों को जोतते थे, इस ओर भी इशारा करता है। साथ ही साथ बनावली से जौ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा
जो कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, और धोलावीरा से बांध निर्माण के साक्ष्य और स्टेडियम के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न स्थलों में फैले हुए थे, और ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों में अद्भुत समानता थी। यहाँ के नगर नियोजन की विशेषताएं, नाली निर्माण की विशेषताएं, साथ ही साथ आवासों में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई चौड़ाई और उस समय के लोगों के द्वारा प्रयुक्त चीज़ों में अद्भुत समानता मिलती है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता न केवल विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं से भी कई विशेषताएं यहाँ की बढ़कर है, जो इसको अपनी अलग पहचान दिलाती है। जैसे यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली और यहाँ की सड़क और नाली व्यवस्था, जो कि आधुनिक 18वीं शताब्दी में पेरिस और लंदन जैसे शहरों में भी नहीं थी। उन विशेषताओं की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।